अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल इज वेल, ठीक ठाक है, गुड स्पिरिट्स, शाबाश, दैट्स ग्रेट. सो टुडे इज आवर 20th लेक्चर और एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कोर्स कोड अब तो आपको ज़बानी याद हो गया ना? ये क्या है? 557. That's great. चलो, that's good. So आज as you know that हमारा 20वां लेक्चर है. We start formally और आज के लेक्चर में हम बेसिकली 19th लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. फिर हम स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे, फिर एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. और लास्ट लेक्चर में एज यू नो दैट वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड द केस स्टडीज़ ऑफ वॉलमार्ट और फिर हमने कोचिंग स्किल्स और नेगोशिएटिंग स्किल्स के ऊपर बात की थी. सो यहाँ पे अगेन हम ये चीज़ याद अपने जहन में रखें कि वॉलमार्ट में जो भी यूनियनाइजेशन के ऊपर बात हुई, इन्वायरमेंट के ऊपर बात हुई, चाइना में उनके पास बेसिकली उन्होंने यूनियनाइजेशन को अलाउ कर दिया और चाइना में यूनियन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी बिकॉज वहाँ पे 170 मिलियन उसकी जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ थे ऑर्गेनाइजेशंस के, वो उसके मेंबर थे. और कनाडा और यूएस में उन्होंने बहुत अरसा कोशिश की, यूएस में तो खैर वो बनने ही नहीं देते थे और यूनियन को, और वो डिपार्टमेंट ही क्लोज कर देते थे. और कनाडा में फिर 2008 में जाके थ्रू कोर्ट एम्प्लॉई वॉन द राइट टू बिकम द मेंबर ऑफ द यूनियन. सो यूनियंस रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पॉजिटिव रोल प्ले भी करती हैं, नेगेटिव रोल भी प्ले करती हैं. लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने के लिए चाहिए वो ये है कि अगेन आई कम बैक टू द चार्ट, द डायग्राम विच वी ऑलवेज मैं रेफर कर रहा हूँ पिछले 3-4 लेक्चर से, इज़ दैट द एचआर फिलॉसफी, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर फिलॉसफी क्या है. इफ़ दे रिगार्ड यू एज देयर एसेट, आपकी एचआर प्रैक्टिसेस की आउटलुक, एचआर स्ट्रेटजीज की आउटलुक ही डिफरेंट होगी. अगर वो आपको एज ए वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं तो फिर अगर जो आपकी एचआर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बड़ी डिफरेंट होंगी, ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगी. सो ये बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर वन, दैट ऑर्गेनाइजेशंस थ्राइव, सक्सीड and basically become successful because of the effective use or effective deployment of their resources, especially the human resources. ये एक चीज़ बड़ी important है जो कि आपने याद रखनी है. Now, human resource के अंदर भी आपको पता है कि human resource is the mover and shaker in the organization. Human resource is the mover and the shaker of the organization because वही ऑर्गेनाइजेशन को मूव करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, वही इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. स्ट्रेंथ मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ मिलती है. Whereas human resource feel protected by the efforts of the organization. तो अगर ये रिलेशनशिप कायम हो जाता है, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स एंड द मैनेजमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन, द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, लॉयल्टी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, so then you see कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी तेजी से, with how much speed that organization progress. You will see amazing progress in the organization if one finds all these elements integrated within the system of organization. What the elements of trust, engagement, loyalty, commitment about in the organization, the employees and the employer, the relationship of the employer and the employee. ये बड़ा important है. और हमने
जब वॉलमार्ट की केस स्टडी को डिस्कस किया तो वहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा वॉलमार्ट का जो एटीट्यूड था वो वाज नॉट दैट कंड्यूसिव टू its HR एंड वो हमेशा डिस्करेज करते रहे द यूनियनाइजेशन एंड व्हेन द टाइम राइजेस जब लोगों ने एफर्ट भी किया तो उन्होंने वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दी, उन्होंने वो स्टोर ही बंद कर दिया। लेकिन जहाँ पे उन्होंने देखा कि स्ट्रेंथ है वहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पे लॉज ऑफ द लैंड बड़े स्ट्रॉन्ग हैं तो दे हैव कंसीडर्ड और उन्होंने वहाँ पे अलाउ कर दिया लोगों को। सो ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन की दो जगह दो मुख्तलिफ मुल्कों में दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ थी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। और इसमें जो स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है वो एनवायरनमेंट प्ले करती है। और इसमें भी जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स जो एलिमेंट है, जो पॉलिसी है, जो प्रैक्टिस है, वो भी वॉलमार्ट ने स्ट्रेटेजिकली चाइना में अलाउ कर दिया और बाकी वेट एंड सी वाली पॉलिसी की कि अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज लेट इट गो लाइक दिस। और वहाँ पे उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट भी किया कि जी ठीक है, वी डोंट वांट दिस बिल टू बिकम एक्ट बिकॉज वी डिसएग्री विद दिस। तो ये बड़ा उन्होंने ओपनली इसको इंडोर्स भी किया। देन हमने फिर बात की कोचिंग स्किल्स की। कोचिंग स्किल्स के अंदर कोचिंग स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ एज अ कोच यू वांटेड टू इम्प्रूव the performance of your team, the skills of your team, so do you need to guide them, you need to provide the conducive environment to your team, you need to support them, you need to encourage them, you need to become overall a fatherly figure, in fact, for your team, that they should basically look after you, they should trust you, they should basically hide behind you when problem comes, and when your team basically accomplish something, then they know that they will get the credit. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर जो कोचिंग एबिलिटीज़ हैं वो इस हद तक होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को सपोर्ट करें। और वो हमने बड़ी डिटेल में वो एलिमेंट्स देखे थे कि हाउ यू टेंड टू सपोर्ट योर कॉलीग्स एंड किस तरह आप उनको इनकरेज करते हैं, किस तरह आप उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बेसिकली अवॉइड करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, और किस तरह आप उनको इनकरेज करते हैं। छोटी छोटी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो कामयाबी हैं, उनसे उनको इनकरेजमेंट मिलती है, और किस तरह उनको आप बेसिकली गाइड करते हैं। नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होके आपने उनको सपोर्ट करना है। उसके बाद फिर हमने नेगोशिएटिंग स्किल्स के ऊपर बात की थी, और नेगोशिएटिंग स्किल्स के ऊपर भी हमने देखा था कि आपने अपने ओपोनेंट के बारे में रिसर्च करनी है, आपने नेगोशिएशन के दौरान पॉजिटिव जेस्चर रखना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखनी है, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, पर्सनालिटीज़ को डिस्कस नहीं करना, प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट करना है, और आप जो इनिशियल ऑफ़र आती हैं उसके ऊपर आपने इतनी टेंशन नहीं देनी, बिकॉज आपकी मंजिल जो है वो आगे की होती है। सो यू नीड टू बेसिकली डोंट गेट एक्साइटेड विद द इनिशियल ऑफरिंग्स। देन आपने विन विन सिचुएशन, जो विन विन सोल्यूशन है, जो विन विन सिचुएशन है, उसकी तरफ हेड करना है। ईगो को इसके अंदर से आपने एलिमिनेट करना है। आपने ओपोनेंट के लिए भी ये सिचुएशन को डेवलप करना है कि वो भी बूस्ट करे कि ओके ही इज़ वॉन इट, दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम और हर, और आपके पास अपने लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है। और फिर आपने यू हैव टू बी ओपन फॉर द थर्ड पार्टी असिस्टेंस, बिकॉज डेडलॉक आ जाता है नेगोशिएशंस के अंदर। और फिर थर्ड पार्टी असिस्टेंस में मीडिएटर्स हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, ये सब आपकी जो वो दोनों की तरफ की बात सुनते हैं, वो आपको बेसिकली कन्विंस करते हैं, और फिर वो एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करते हैं जिसमें प्रॉब्लम का एक सलूशन आता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और अब आज हम जो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे दी स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़। तो अब हम आते हैं स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़ में कि वो स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और वो कैसे डेवलप होती हैं। सो स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़ आर the specific HR strategies set out what organization intends to do in the areas such as. So अब बेसिकली जो स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको बताती हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो whatever the organization intends to do in the areas, अब उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशंस
वो उन एरियाज में क्या क्या हैं, वो अभी एरियाज हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये वही अगेन वी आर गोइंग बैक टू दैट डायग्राम, और वो इस जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद में अगेन वो आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा। जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो फिर हम मिक्स एंड मैच करेंगे और आपको बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, आप कर लेंगे ओके दीज आर द एरियाज वेयर स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजीज नीड्स टू बी डेवलप्ड। सो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले तो कैपिटल मैनेजमेंट। तो आपको बेसिकली याद होगा कि हमने उस डायग्राम में देखा था मिशन था सबसे ऊपर, फिर फिलॉसफीज थी, फिर उसके बाद प्रैक्टिसेस थी, पॉलिसीज थी, उसके बाद आपने राइट साइड पे देखा था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और लेफ्ट साइड पे आपने उसको यू माइट हैव नोटेड कि उसके अंदर बेसिकली कैपिटल मैनेजमेंट थी। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल मैनेजमेंट आ जाता है, और कैपिटल मैनेजमेंट जो स्पेसिफिक एचआर जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें क्या हाउ दे बेसिकली इंटेंड obtaining, analyzing and reporting on data which informs the direction of value-added people management, strategic investment and operational decisions। तो अब आपने देखना है कि स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपकी इंटेंशन बताती हैं, ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं। अगर हम कैपिटल मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देन ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग and reporting data which informs the direction of value adding people management, strategic investment and operational decisions। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में ये आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमन स्ट्रेटजीज हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन को बेसिकली डिपिक्ट करती हैं। देन हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसमें डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम। और बेसिकली आपकी जो स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजी है इन दी हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज दैट यू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट दी हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स। तो ये इसमें इसकी आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बन जाती है एचआर स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपकी जो एचआर स्ट्रेटजी है वो देन इट शोज अ कमिटमेंट टू मैनेजिंग द बिजनेस एथिकली in order to make a positive impact on society and the environment। तो हमने corporate social responsibility को भी डिस्कस किया था, और इसके अंदर हमने ये देखा कि जो आपकी स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजी है ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंदर दैट रिफ्लेक्ट्स दैट शोज अ कमिटमेंट टू मैनेजिंग द बिजनेस स्ट्रेटजी बिजनेस एथिकली। तो आपका वो जो कमिटमेंट है वो नज़र आती है कि आप बिजनेस को एथिकली मैनेज कर रहे हैं। And in order to make positive, और किस लिए, in order to make positive impact on society and the environment। तो society और environment के ऊपर आप positive impact डालना चाहते हैं, you have to have you are ethically doing the business, और ये basically आपका एक intention है in your human resource strategy। so इसमें आपका corporate social responsibility का element आता है। उसके बाद आप देखते हैं जी specific HR strategies के अंदर organizational development। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में आप ये देखते हैं कि द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइंड टू एनहांस द इफेक्टिवनेस विद विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्ड्स टू चेंज। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब हम चेंज की बात करते हैं, देखें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, चेंज को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप ही नहीं हो सकती। सो इसके अंदर जो स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजीज़ हैं वो आप डेवलप करते हैं व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू बेसिकली देखते हैं कि वो क्या, द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। सो द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स डिजाइन टू एनहांस द इफेक्टिवनेस विद विच एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज। तो ये आपकी वो इफेक्टिवनेस है, इस इफेक्टिवनेस से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शन करती है और इस चेंज को रिस्पॉन्ड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन एंगेजमेंट, द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज डिजाइंड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंगेजमेंट विद देयर वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेसिफिक एचआर स्ट्रेटजीज के अंदर एंगेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। engagement में again I speak engagement is very important। यहाँ पे आप ये देखते हैं कि वो जो strategic benefit है, जब आप engage होंगे, ठीक है, आपका engagement level ज़्यादा होगा, आपकी output, आप quality input देंगे। जब आप quality input देंगे तो आप वो
एक एडवांटेज आप क्रिएट करेंगे, एक वैल्यू एडेड एफर्ट आपका आएगा और एक वो वैल्यू एडिशन क्रिएट करेंगे, और वो वैल्यू एडिशन जो है वो आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंगेजमेंट प्लेज अ वेरी इन फैक्ट अ वाइटल रोल इन दी basically strategic element, basically strategic success of the organization. So the development and implementation of policies designed to increase the level of employees engagement with their work and organization. तो यहाँ पे वो policies जो हैं वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट होती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ का लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद देयर वर्क और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों काम के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एंगेजमेंट है वो बेसिकली इंक्रीज होती है। वो पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन आप डेवलप करते हैं थ्रू स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज एज फार एज द एंगेजमेंट इज कंसर्न। नॉलेज मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को अंदाज़ा नहीं है, नॉलेज मैनेजमेंट प्लेज वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्रिएटिंग, एक्वायरिंग, कैप्चरिंग, शेयरिंग एंड यूजिंग नॉलेज टू एनहांस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब आती है और ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो टैलेंट होता है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो अवेलेबल होती है और वो एक जगह पे मौजूद नहीं होती। बहुत सारी ऐसी नॉलेज होती है जो हार्ट टू हार्ट होती है और वो डॉक्यूमेंट नहीं होती। सो आपने नॉलेज को क्रिएट करना है, नॉलेज को एक्वायर करना है, जो बेसिकली कैप्चर करना है और फिर शेयर करना है। याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग, एक्वायरिंग, कैप्चरिंग, शेयरिंग एंड यूजिंग नॉलेज। नॉलेज को आपने क्रिएट करना है, एक्वायर करना है, कैप्चर करना है, शेयर करना है और फिर यूज करना है। क्या? टू एनहांस लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। तो बेसिकली अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है और फिर उससे अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लेके आनी है। तो ये एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन रिसोर्सिंग, तो अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग हाई क्वालिटी पीपल। सो रिसोर्सिंग के अंदर पूरा फिर वो एक प्रोसेस आ जाता है, हायरिंग प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, और इसके अंदर आप नट शेल है कि आप HR स्ट्रेटजीज जो हैं वो स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, हाउ टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द हाई क्वालिटी पीपल। और बेसिकली आपका मोटिव ये होता है कि अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में आए, क्वालिटी लोग आए, जिससे आपकी आउटपुट अच्छी इफेक्टिव आउटपुट हो, एफिशिएंसी हो, प्रोडक्टिविटी हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट मिले। देन कम्स द टैलेंट मैनेजमेंट। How the organization ensures that it has a talented people it needs to achieve the success. So आपकी जो specific HR policies हैं as far as talent management is concerned, that should basically ensures that the organization has a talented people, and through those talented people it basically achieves the success. So ये बड़ा important है। टैलेंट मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। टैलेंटेड लोगों को मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उनको आपने यू नीड टू लुक आफ्टर देम। टैलेंट मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्स स्टडीज इज कंसर्न। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, as we've already discussed, knowledge management के अंदर learning and development is also very important, providing an environment in which employees are encouraged to learn and develop. So basically देखें, employee अगर लर्न करेगा और अपने आप को डेवलप करेगा तो फ़ायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं और होनी चाहिए और लोग करते हैं, जिसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है कि जिसमें एम्प्लॉई इनकरेज होते हैं कि वो अपने वो पढ़ें भी और डेवलप भी करें। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बेसिकली स्कॉलरशिप देती हैं अपने लोगों को, दे गो अब्रॉड, दे स्टडी, दे कम बैक, दे कंट्रीब्यूट। बहुत सारी स्टेट बैंक एग्जांपल है इसकी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोगों को इनकरेज करती हैं टू लर्न एंड डेवलप। देन कम्स रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बार बार ही डिस्कस किया कि रिवॉर्ड प्लेज अ वाइटल रोल इन द मोटिवेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, और आपकी स्पेसिफिक जो HR स्ट्रेटजीज़ हैं वो रिवॉर्ड से जो रिलेटेड हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो डिफाइनिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डू इन द लॉन्गर टर्म टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिवॉर्ड पॉलिसीज, practices and processes that will further the achievement of its business goals and meet the needs of its stakeholders. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड को आप लिंक करते हैं के
basically defines that how in the longer term the organization look at the reward policies, practices and processes जो कि आपकी अचीव करती हैं बिजनेस गोल्स को और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करती हैं और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जनरल रिक्वायरमेंट है दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बेसिकली एनहांसमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स वैल्यू. सो here basically we have और उसके बाद जो सबसे आखिर है इसके अंदर specific HR strategies के अंदर employee relations. So employee relations is also very important and plays a very vital role because ये organization में एक communication level enhancement होती है, एक integration develop होती है, एक bonding develop होती है और उससे एक environment of trust develop होती है. So employee relations are very vital in the basically organization or the specific strategies related the employee relations strategic human resource strategies specific hoti hain regarding employee relations are very vital. So iske andar defining the intentions of the organization about what needs to be done and what needs to be changed in the ways in which the organization manages its relationship with the employees and the trade unions. So यहाँ पे एक बड़ा important है कि इसके अंदर organization की जो strategy है strategic human resource basically specific strategy for the human resource management as far as the employee relation is concerned, which defines what are the organization intends basically with regard to the relationship of the employees and the trade unions, what they intend to do, how they want to handle it, how they want to basically position it. तो ये बड़ी important चीज़ है कि उस relationship को ये define करते हैं. तो ये जो strategy है human resource strategy as far as the employee relations is concerned is also vital और इसके implications भी बहुत होते हैं in the success of the organizations. So उसके बाद हम देखते हैं कि specific HR strategies में examples अब हम देख लेते हैं. इसकी हम कुछ examples देखते हैं और यहाँ पे example हमने ली है एक non-profit organization है. This is Children's Society. So इसको हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी specific strategies हैं HR strategies हैं वो क्या कैसे implement की हैं what they entails. So implement the reward strategy for society to support the corporate plan and secure the recruitment, retention and motivation of staff to deliver its business objective. So उन्होंने क्या किया, उन्होंने specific strategy on reward HR पे डेवलप की और वो किस लिए की टू सपोर्ट इट्स कॉर्पोरेट प्लान. तो कॉर्पोरेट प्लान था उसको सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ दैट और यहाँ पे सिक्योर क्या हुआ, रिक्रूटमेंट, फिर रिटेंशन एंड मोटिवेशन ऑफ द स्टाफ और किस लिए टू डिलीवर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप की थ्रू रिवॉर्ड्स और इसके अंदर रिक्रूटमेंट के भी है, रिटेंशन भी है, मोटिवेशन ऑफ स्टाफ भी है जो कि इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर मैनेज डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टू सिक्योर प्रोडक्टिविटी improvements in administrative process. तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया. तो ये एक स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई. Basically they have developed the human resource information system और इससे क्या हुआ, then they wanted to secure the productivity improvements or in administrative processes. तो यहाँ पे इस system के through उन्होंने productivity improvement secure की in the administrative processes. फिर introduce improved performance management processes for managers and staff of society और फिर उन्होंने improve किया performance management processes for managers and staffs of the society. Implement training and development which supports the business objectives of the society and improves the quality of work with children and young people. So यहाँ पे training and development पे भी उन्होंने basically चीज़ों को develop किया, emphasize किया और ये so now with the example of the children's society हमने ये देखा कि specific HR जो strategies हैं वो develop की on the reward system, training and learning side पे basically performance management system develop किया. उसके बाद उन्होंने human resource information system develop किया. तो ये basically strategy उन्होंने develop की specifically और bottom line क्या था? Bottom line था to increase the efficiency of the employees,
to basically improve the processes, the HR processes, basically, and then to support all the HR practices, supporting the business objectives. और वो क्या था basically learning and development भी आ गई, ultimately to basically come up the expectations of the shareholders. तो ये बड़ा important है. चिल्ड्रन सोसाइटी के ऊपर हमने देखा स्पेसिफिक इसकी HR स्ट्रेटजीज की. देन अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी की एग्जांपल लेते हैं हम, और वो जो बेसिकली स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज पे उन्होंने कैसे काम किया. सो द की कंपोनेंट्स ऑफ द HR स्ट्रेटजीज आर इन्वेस्टिंग इन पीपल, improving the level of intellectual capital, performance management, integrating the value contained in the HR strategy into performance management processes, and ensuring that reviews concentrate on how well people are performing those values, job design, the reward system. So इन्होंने 4 areas में basically specific HR strategies को develop किया. Investing in people. So यहाँ पे वही बात आ गई कि how you rate your human capital. So they've invested in their people. Why? To improve their intellectual capital. So to make them more intellectually capable of handling things. So उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात आ गई, और यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर बेसिकली स्पेसिफिक HR स्ट्रेटजीज डेवलप की, और उससे क्या इंटीग्रेटिंग द वैल्यूज कंटेन्ड इन द HR स्ट्रेटजी इनटू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेसेस, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया ताकि लोगों की परफॉर्मेंस की एक वैल्यूएशन हो सके, और फिर आप उनको प्रॉपर रिवॉर्ड्स आप उनको दे सकें, और मॉनिटरिंग भी होती है इसके अंदर. फिर जॉब डिज़ाइन. सो अ की कंपोनेंट कंसर्न्ड विद हाउ जॉब्स आर डिज़ाइंड एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द होल बिजनेस. सो जॉब डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉब को बेसिकली डिज़ाइन कैसे करना है, और वो जॉब अपने काम से बिजनेस से रिलेट कैसे होगी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जॉब डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स द रिवॉर्ड सिस्टम, और रिवॉर्ड सिस्टम में डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टेक इन टू अकाउंट दैट this is very hard driven business process, very hard driven business. Basically reward, to basically cut long story short, is the reward system के ऊपर they have developed specific HR policies. और government agencies के अंदर basically they need to be intellectually capable, very important, and they are assets of the organizations, assets for the government. Performance management system should be in place. Job design should be related to the job, or or basically in line with the objective of the organization. And reward systems are very important, which basically gives you adequate motivation to perform at your best. तो ये गवर्नमेंट एजेंसी की एग्जाम्पल थी. अब हम देखते हैं. So we start with the criteria for an effective HR strategy. So अब हम देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या. अभी हमने देख लिया कि what is basically strategy, what is the purpose of the strategy, what is the specific strategy जो कि HR basically specific areas of the HR strategy पे apply होती है. अब हम बात करते हैं criteria for an effective HR strategy. क्या criteria है effective HR strategy के लिए. So an effective HR strategy is one that works in the sense that it achieves what it sets out to achieve. Very good. Basically, effective HR strategy जो है वो क्या है? Effective HR strategy जो है basically वो strategy है जो वो achieve करती है, जो हम चाहते हैं वो achieve करती है. ये तो एक बड़ी simple सी बात है कि कोई भी strategy जो design होती है वो should achieve the ultimate objective is the objective of that strategy. ठीक है. In particular, will satisfy business needs, will be founded in detailed analysis and study, not just wishful thinking, can be turned into actionable programs and anticipate implementation requirements and problems. So, an effective HR strategy is one that works in the sense that it achieves what it sets out to achieve. तो जो effective HR strategy है वो उस तरह basically काम करती है जो कि basically उससे required है to achieve the results, और वो
इन पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें हैं कि बेसिकली एक तो ये सेटिस्फाई करती है बिजनेस नीड्स को, फिर आपको विल बी फाउंड ऑन डिटेल एनालिसिस एंड स्टडीज़, और उसका आपको बेसिकली डिटेल एनालिसिस और डिटेल स्टडीज़ भी मिल जाती हैं, सिर्फ विजुअल थिंकिंग नहीं है। और फिर इट कैन बी टर्न इनटू एक्शनेबल प्रोग्राम्स, और फिर ये एक एक्शनेबल प्रोग्राम्स में बेसिकली कन्वर्ट हो सकती है या होती है, दैट एंटिसिपेट इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रॉब्लम्स। तो ये सब एज एन बेसिकली actionable programs में भी you can basically turn into actionable programs and then implement. So effective HR strategy is based on this. उसके बाद फिर हम देखते हैं coherent and integrated. So basically the effective HR strategy should be coherent and integrated, being composed of components that fit with and support each other. उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं होने चाहिए या होते हैं वो फिट करते हैं, वो फिट होते हैं, दैट बेसिकली जेल इन एंड सपोर्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हो और जेल इन हो और सपोर्ट एक दूसरे को करते हो। तो कोहेरेंट एंड इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देन takes account of the needs of line managers and employees generally as well as those of the organization and its other stakeholders. तो बड़ी important है। Basically the effective HR strategies जो हैं वो takes into account the needs of the line managers and the employees, because ultimately जो implementation आ रही होती है वो line managers को they are the key stakeholders, they have to take the responsibility, और employees जो generally उसको अपनी day to day life में apply करते हैं। So the effective HR strategies basically take into account the needs of line managers and employees generally, as well as those of the organization and its stakeholders. Stakeholders भी definitely उनकी भी needs को ये they account for. Boxell and Purcell जो है emphasize करते हैं HR planning should aim to meet the needs for the key stakeholder groups involved in people management in the firm. So इसके अंदर जो डेफिनेशन है बॉक्सेल एंड पर्सेल, वो बिलीव करते हैं कि HR प्लानिंग जो है शुड एम टू मीट द नीड्स ऑफ द की स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली वो एम करता है टू मीट नीड्स ऑफ द की स्टेक होल्डर ग्रुप्स इन्वॉल्व इन पीपल मैनेजमेंट इन द फर्म। तो और जितने भी स्टेक होल्डर ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं पीपल मैनेजमेंट में इन फर्म के, इन ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी नीड्स को बेसिकली प्लान किया जाता है, उनकी नीड्स को मीट किया जाता है। सो दैट इज़ बेसिकली द क्राइटेरिया ऑफ द इफेक्टिव HR स्ट्रेटजी। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू बॉक्सेल एंड पर्सेल। उसके बाद हमारे पास आज एक केस स्टडी है। केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं और ये है रिक्रूटिंग एट किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ ली होगी। चलें जी, आप बताएं मुझे कि सबने पढ़ी है। ये लास्ट लेक्चर में आपको स्लाइड्स के साथ मिली थी और कुछ लोगों ने पढ़ी है। चलें, अच्छा है कुछ लोगों ने पढ़ी है, लेकिन आई होप कि ये तमाम लोग इसको अगर पढ़ लें तो अच्छा है। इससे अब आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे और आखिरी जो मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम फोकस करेंगे केस स्टडीज़ के ऊपर, और फिर हम डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे और फिर हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स को कि कहाँ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसको हम बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी इनकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। सो वी आखिरी जो 2 लेक्चर हैं उसमें तो हम रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे 2 लेक्चर पहले जो हैं वो हम फोकस करेंगे ऑन द केस स्टडीज़। तो हम बेसिकली जो केस स्टडी है उसको हम देखते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दिस इज़ रिक्रूटिंग एट किया। एज इकोनॉमिक कंडीशंस बिकेम मोर डिमांडिंग फॉर सम employers, other firms continue to recruit people for job. One firm, Kia Motors America, added a large number of jobs at one of its newer facilities. As a subsidiary of South Korea Corporation, Kia Motors America added tons of equipment at its West Point, Georgia plant, so that ultimately about 300,000 vehicles would be produced annually. So, अब
बेसिकली इसमें जो हम देखना चाह रहे हैं वो दैट इज़ रिक्रूटिंग एट किया, और उसमें हम स्ट्रेटेजिक एलिमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स, स्ट्रेटेजिक एचआर एलिमेंट्स. तो इसमें बेसिकली व्हाट वी हैव रेड आउट इज दैट इकोनॉमिक कंडीशंस बिकेम मोर डिमांडिंग फॉर सम एम्प्लॉयर्स, और वो बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं थोड़ी सी डिमांडिंग हो गई हुई हैं एम्प्लॉयज़ के लिए. बट अदर फर्म्स कंटिन्यूड रिक्रूटिंग पीपल फॉर जॉब्स, लेकिन अदर जो फर्म्स हैं वो रिक्रूटमेंट कर रही हैं, लोग अपने लोगों को रख रही हैं, जॉब्स में ले रही हैं. वन फर्म किया मोटर अमेरिका, बेसिकली दिस अ फर्म बाय द नेम ऑफ किया मोटर अमेरिका. इट्स वेरी फेमस. आपने किया की गाड़ियों के बारे में भी देखा होगा, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होंगी, कमर्शियल्स भी देखे होंगे, और ये पाकिस्तान में भी किसी ज़माने में किया की गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई थी. सो किया मोटर अमेरिका बेसिकली एडेड लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो अपनी नई फैसिलिटी में इंट्रोड्यूस की. और ये एज़ यू नो दैट किया जो मोटर्स है वो इज़ अ सब्सिडरी ऑफ साउथ कोरिया कॉरपोरेशन, एंड उसने अपने जो बेसिकली किया मोटर्स अमेरिका है एडेड टन्स ऑफ इक्विपमेंट, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है उन्होंने वेस्ट पॉइंट जॉर्जिया का जो इनका प्लांट था वहाँ पे वो इंस्टॉल किया, और वहाँ पे इनका ये प्लान था कि 300,000 कार्स जो हैं वो एनुअली प्रोड्यूस करेंगे. तो ये बेसिकली उन्होंने स्टाफ भी रिक्रूट कर लिया अपना, और अपना इक्विपमेंट भी वहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल कर दिया वेस्ट पॉइंट जॉर्जिया में, जहाँ पे दे वर अबाउट टू प्रोड्यूस 300,000 व्हीकल्स पर ईयर. एज द फर्म सॉट recruits to fill its Georgia plant workforce, more than 40,000 individuals applied for the job. So now they're planning to basically recruit the people, और वहाँ पे उन्होंने basically 40,000 individuals ने apply कर दिया job के लिए. The bulk of which were production and maintenance positions, जिसमें जो bulk positions थी वो production and maintenance की थी. However, the need for people in variety of other occupations, including air conditioning service, people, cafeteria workers, and medical staff, added to the depth and the scope of the Korea's recruiting. So बेसिकली इनकी वैरायटी ऑफ जॉब्स थी, और जिसमें इन्होंने एयर कंडीशनिंग सर्विस के लोग भी चाहिए थे, कैफेटेरिया वर्कर्स भी थे, मेडिकल स्टाफ भी था. सो ये चीज़ें जो हैं ये इट्स पार्ट ऑफ द डेप्थ ऑफ द किया रिक्रूटमेंट सिस्टम. A limited time frame for applications was set by Kia as part of its recruitment planning, और उन्होंने एक limited time frame set किया basically for the recruitment planning में इसको जो applicants को selection के लिए. In the recruiting process, a variety of regional and area sources were contacted as part of the Kia board policy and inclusive efforts in the area. Randy Jackson, sorry, मैं ये paragraph दोबारा बोलूँगा. So, in the recruiting process, a variety of regional and area sources were contacted as part of the Kia board policy and inclusive efforts in this area. So, इन्होंने किया ने जो है वो basically recruitment process के लिए अपने regional और basically जो area sources हैं उनके साथ भी राब्ता किया, because this is part of the Kia's board policy. Randy Jackson, HR director, spent a month visiting colleges and churches, appearing on radio and television shows, and using other means to market Kia recruiting and employment efforts. So ये इन्होंने employment efforts, जहाँ पे देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जहाँ पे आपको अच्छा रिसोर्स चाहिए होता है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली जो अच्छी कंपनीज हैं वो डिफरेंट अपने टूल्स यूज़ करते हैं. और इसमें जो रेंडी जैक्सन है वो जो HR डायरेक्टर है उसने अपना जो टाइम है वो पूरा 1 महीना लगाया विजिटिंग कॉलेजेस, चर्चेस, रेडियो के ऊपर अपीयर हुआ, टेलीविज़न शोज़ में आया, और बेसिकली अदर मीन्स ऑफ अदर उसने बाकी जो रिक्रूटिंग टूल्स हैं वो यूज़ किए फॉर बेसिकली गेटिंग द राइट काइंड ऑफ द एम्प्लॉयज़. So
Kia's recruiting and employment efforts, आप इस सारे जो इन्होंने एफर्ट किए वो दिस पार्ट ऑफ द Kia's recruitment and employment effort थे जो रैंडी जैक्सन ने किया. All of these activities were done to inform applicants about the numerous jobs at Kia and the month-long time frame for application. तो इन्होंने ये बेसिकली मुख्तलिफ जो जॉब्स थी किया के अंदर अनाउंस हुई थी उसकी इंफॉर्मेशन के लिए सारी एक्टिविटीज़ की और 1 महीना दिया फॉर द applications. To make its recruiting system effective in screening the large number of applicants, Kia establishes an online application process on special website. और स्क्रीनिंग के लिए लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीनिंग के लिए इन्होंने फिर ऑनलाइन स्पेशल वेबसाइट इंट्रोड्यूस की जहाँ पे ये स्क्रीनिंग कर सकें. एज पार्ट ऑफ इट्स रिक्रूटिंग एफर्ट्स किया एंड जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एजेंसी वर्क टुगेदर. और इसमें बेसिकली रिक्रूटिंग एफर्ट्स के लिए इन्होंने जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एजेंसी एंड किया ने मिलके बेसिकली काम किया. और ऑन वन ऑफ द एजेंसी एक्टिविटीज़ वाज टू मेक computer available at local technical college libraries and other locations for those persons without home based internet. तो इन्होंने देखें वहाँ पे स्टेट ने भी हेल्प किया और फिर उन्होंने जो कॉलेजेस एंड लाइब्रेरीज एंड दूसरी जो लोकेशंस हैं उन पे भी कंप्यूटर्स अवेलेबल किए जहाँ उन लोगों के लिए जिनके पास होम बेस्ड इंटरनेट नहीं मौजूद. Having the online system allowed Kia HR staff to move quickly to identify those applicants who matched the available job. और इससे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें enhancement आई, तेजी आ गई. The use of this system by HR recruiters and managers doing the hiring made the selection process very efficient, more efficient. तो ये जो सिस्टम था इन्होंने जो थ्रू इंटरनेट वेबसाइट इंट्रोड्यूस किया और लोगों को फिर इनकरेज किया कि कंप्यूटर बेस्ड ये एप्लीकेशंस दें. तो ये जो प्रोसेस है वो HR रिक्रूटर्स और मैनेजर्स को जो कि वो हायरिंग कर रहे थे उनको बड़ा एफिशिएंट लगा और ये प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट हो गया, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हुआ. To aid in the selection of employees, recruiting software was used to sort applications into electronic buckets divided by work experiences and education. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है जहाँ पे जो इन द फॉर्म ऑफ बकेट्स और जहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई. तो वो बड़ा इजीली कंपार्टमेंट्स में वो चीज़ें चली गई कि जी according to the experience and according to the basically education sorting हो गई. Then an 8-step process was established to let applicants obtain a realistic job preview of working at Kia. These recruiting actions resulted in hiring more than 500 new employees within 6 months. During the rest of the year, an additional 1,200 workers were hired primarily for the second shift and more were hired later. तो बेसिकली ये 6 महीने लगे इस प्रोसेस के थ्रू. 500 लोगों को पहले हायर किया, फिर उन्होंने 1200 वर्कर को हायर किया और फिर सेकंड शिफ्ट के लिए और फिर और लोगों को बाद में हायर करना. So although small employers might not use such an extensive recruiting process, the Kia process illustrates the kinds of recruiting planning, activities, internet linkages, and other means that can be used by both large and small employers doing recruiting. So the long-term success of Kia's efforts to staff basically its Georgia operation demonstrates the way in which HR can be used both time and cost-effective recruiting to hire qualified individuals. So the crux of the entire case study is that how effectively, efficiently technology is being used to employ the large number of employees in the shortest possible time, though it took about 6 months. तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या हमें बताया गया. डिस्क्राइब, आप लोगों ने पढ़े क्वेश्चंस? पढ़े, ओके गुड, चलें, दैट्स गुड. सो आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़े हुए. डिस्क्राइब हाउ एम्प्लॉइंग a large number of new workers requires strategic recruiting, planning and operational efforts. Yes, so I'm going to strategic recruiting and operational efforts and discuss what aspects might be different
in smaller firms? तो पहला सवाल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया. वो कहते हैं कि जी डिस्क्राइब हाउ एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू वर्कर्स requires strategic recruiting, planning and operational efforts, and discuss what aspects might be different in smaller firms. देखिए अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदाज़ा है कि आपने लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है और अब आप प्रिपेयर्ड हैं कि आपके पास जो एप्लीकेंट्स आएंगे वो कितनी तादाद में आएंगे और आपने उसके लिए मार्केट भी किया अपने आप को. सो बेसिकली आपको 40,000 इंडिविजुअल्स ने अप्लाई किया और आपको रखने कितने हैं 500 लोग और फिर आपने 1200 रखे सेकंड शिफ्ट के लिए और फिर आप और भी हायर करेंगे तो 40,000 की स्क्रीनिंग, 40,000 की स्क्रीनिंग के बाद शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ और अगर आपको 500 लोग आपको मिले तो एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आपको 10 लोग हायर करने हैं तो आपको 1000 लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है. एप्लीकेशन आप शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आप वो रिड्यूस हो के फिर आपके पास 10 लोग, आपके पास 1000 लोग आएंगे, 100 लोग आप शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर आप फिल्टर डाउन करेंगे तो आपके पास 10 लोग आप जिनको आप जॉब ऑफर करेंगे और जिसमें से भी 9 लोग आपके पास आएंगे. सो व्हाट यू नीड इज दैट यू नीड 1000 people. If you need 10 people, you need that 1000 people should apply, shortlist 100 और उसके बाद फिर आपका जो बाकी प्रोसेस है उस पर चलेगा. तो अब आपके पास 40,000 लोग हैं, 500 लोग आपने बेसिकली सेलेक्ट करने हैं तो 500 लोगों के लिए फिर आप यू जस्ट इमेजिन कि कितना कमरसम पूरा प्रोसेस है. सो इसके लिए आपको देन किया HR बेसिकली इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस और फिर उन्होंने इसको एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक HR रिक्रूटमेंट प्रोसेस डेवलप किया और उसके अंदर उन्होंने फिर कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया. उसके बाद उन्होंने इंटरनेट यूज़ किया और उसके बाद उन्होंने हेल्प ली द लोकल जो गवर्नमेंट है, जो लोकल लेबर डिपार्टमेंट है उसकी और फिर उन्होंने जिन लोगों के पास कंप्यूटर घर पे इंटरनेट नहीं था उनको भी इनकरेज किया कि वो लाइब्रेरीज में आएँ, कॉलेजेस में जाएं या डिफरेंट प्लेसेस पे जाएं जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ से वो अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें. और ऑनलाइन अप्लाइंग के बाद उन्होंने द सिस्टम को इतना अच्छा बना दिया कि वो एक्सपीरियंस और बेसिकली एजुकेशन के थ्रू उस चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई और फिल्टर डाउन हो गई और बड़ा एफिशिएंटली बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग हुई और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर यू हैड बेसिकली द राइट नंबर ऑफ पीपल जो कि आपने इंटरव्यू किया और सिलेक्ट कर लिया. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. सो बेसिकली किया स्ट्रेटेजिकली planned their recruiting HR process for getting the right number of the people and the appropriate people, employees for their basically plant based in the Georgia. अब basically वो कहते हैं कि जी आप डिस्कस करें कि ये what aspects might be different in smaller firms. Smaller firms में क्या impact different हो. देखें important चीज़ ये है कि smaller firms के लिए आपको कम लोग चाहिए. सो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, ऑनलाइन आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन है वो आ जाएंगी, आप सॉर्ट आउट करेंगे, आप उतने ही लोगों को आप बेसिकली इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और वो चीज़ें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगी. अगर आप फिजिकल करेंगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. सो स्मॉलर फर्म्स should also use the technology in terms of basically making the recruitment system more swift, efficient and faster. तो ये बड़ा important है. Smaller firms जो हैं उनको भी है और फिर जो उनके recruitment efforts हैं वो it all depends कि जी उन्होंने कितना ज़्यादा propagate करना है, किस किस्म के लोग उनको चाहिए, उनकी requirement क्या. अगेन हमने बात की कि जो strategic policies, HR policies हैं, it all depends on the requirement of the organization and the intent and the strategic basically business policies. So ये जब आप integrate करते हैं एक दूसरे में तो फिर आपको you will be able to basically get a right type of a mix. तो यहाँ पे smaller firms जो हैं वो उतना ही basically effort करती हैं जितनी उनकी need है, जितनी उनकी requirement है और उसमें आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बड़ा एफिशिएंट आपको मिल सकता है, उससे कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड देन इट इज़ एफिशिएंट एज वेल. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस हाउ यूटिलाइजिंग द इंटरनेट लाइक किया डिड एंड अदर एम्प्लॉयर्स डू is changing
how recruiting efforts are occurring for the variety of jobs in employers of different size. So जैसे हमने already ये discuss किया, ये मिलता जुलता ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने इसको divert कर दिया. Basically देखें यहाँ पे the use of technology is now today a way of life. Everybody is using बेसिकली टेक्नोलॉजी. और बहुत जो अच्छी फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने कैरियर्स को अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है और फिर उन्होंने बेसिकली सीवीज रजिस्टर करना शुरू कर दिए हैं. जैसे अब यूएनडीपी है, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है या बाकी जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने एक कैरियर पोस्ट बना दिया और वहाँ पे जो भी ग्रेजुएट है, जो भी बंदा चाहता है वो जाके वहाँ पे अपना रजिस्टर करता है और अपने क्रेडेंशियल्स अप्लाई वो कर देता है. उसके बाद वो एक सिस्टम है, वो फिल्टर आउट होके वो आ जाता है और वहाँ पे जब जो उनको चाहिए होता है वो देखते हैं ओके वी नीड दिस पोजीशन इज़ बेसिकली अभी आ रही है, मर्ज हो रही है या खाली हो रही है, तो इसके लिए ये इस क्राइटेरिया का बंदा हमें चाहिए या बंदी चाहिए. तो वो जब आप सिस्टम में जाते हैं तो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. वो ऑलरेडी आपके पास 1, 2, 10 जितने भी कैंडिडेट हमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं. फिर आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, मार्केट में डाल देते हैं तो आपके पास पूल बन जाता है. तो टेक्नोलॉजी जो है, द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ नाउ बिकम द वे ऑफ लाइफ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मोर एफिशिएंट, इट्स मोर नाउ बेसिकली गिव एक्सेस आपके पास आ गई है. आपके पास बेसिकली इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन बड़ी हो गई है इसके अंदर. तो आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, आप इजीली ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर लेते हैं और इजीली इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है. सो बेसिकली द यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट जैसे कि किया ने किया था, बाकी एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको इन्होंने एग्जैक्टली चेंज तो नहीं किया लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया. सो द ट्रेडिशनल जो इंटरनेट जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसमें बेसिकली बहुत चेंजेस आ गई हैं, उसको एफिशिएंट कर दिया है, उसको ज़्यादा बेसिकली सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस. और इसके अंदर then again asking the jobs in employing different size of employees of different size. So ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. और इसके अंदर जो हमने इस जो केस स्टडी में डिस्कस किया है कि किया an organization which basically has large plans to basically establish its market. And उनको ये पता था कि their vision is basically their strategy is, the business strategy is that they need to produce 300,000 cars annually. और उसके लिए उन्होंने जॉर्जिया में एक प्लांट लगाया जिसमें उन्होंने टन्स ऑफ दी इक्विपमेंट लगा दिया. अब उसके लिए उनको जब इक्विपमेंट लगा दिया तो अब उसके लिए उनको लोग भी चाहिए. और उन्होंने जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया तो दे बेसिकली obtained 40,000 prospects जिन्होंने अप्लाई किया फॉर द जॉब. अब नाउ to filter out 40,000 people is a cumbersome job, is a difficult job, or it takes time. So in this 40,000 लोगों को filter out करने के लिए they have basically used the help of the Labour Department, Georgia Department of Labour Agency. लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि वो बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उन्होंने. दो the HR director went to the different colleges, universities, churches, basically radio pe, then he did the programs, television pe aaye, or different tools basically apply kiye for disseminating the information that okay, Kia is in your town and Kia is opening up and this is what Kia is and this is basically we need these type of people. जिसके अंदर उन्होंने different categories अपनी बता दी कि हमने इन categories में लोग रखने हैं. तो generally लोग apply करते हैं for major categories उन्होंने, but they basically spread out the information about all the categories. और उसमें फिर then what happened was that उन्होंने जो strategic element use kiya, the strategic element in the recruitment, the strategic human resource planning basically being done in the recruitment was that they have used the internet technology to make the system swift and more credible, और फिर basically इसके अंदर efficiency भी आ जाए.
तो यहाँ पे उन्होंने लोगों को इंकरेज किया कि दे शुड अप्लाई थ्रू इंटरनेट, और फिर उन्होंने उनको हेल्प किया दैट दे शुड कम टू द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद लाइब्रेरीज़ के अंदर, एंड देन डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे इंटरनेट जिनको घर पे अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने जाके इंटरनेट भी वहाँ पे उन लोकेशंस पे प्रोवाइड उनको किया ताकि वो अप्लाई कर सकें। और ये जो सिस्टम था, HR सिस्टम था, वो इतना एफिशिएंट था, और उन्होंने सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया उसमें वो बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज आ गई जिन्होंने एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिफरेंट जॉब्स की जो कैटेगरीज थी उसमें जो इंटरेस्ट शो कर रहे थे लोग, और इसके अंदर उनकी जो सॉर्टिंग थी वो बड़ी एफिशिएंटली हो गई, और उसमें फिर स्क्रीनिंग भी, शॉर्ट लिस्टिंग भी इतनी एफिशिएंटली हुई कि स्टिल दे टुक 6 months। अब आप देखें कि इस सिस्टम को यूज़ करने के बावजूद दे टुक 6 months टू बेसिकली शॉर्टलिस्ट एंड फाइनलाइज एंड रिक्रूट 500 पीपल। फिर उसके बाद 1200 लोगों को उन्होंने किया, और फिर बाकी लोग भी हायर हुए लेटर ऑन। बट द की स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इन दिस वाज दैट दे अंडरस्टूड the requirement of the organization. The HR department knew the vision of the mission and the vision of the organization, the need of the organization, the business strategy. उसके बाद they understood the dynamics of the environment, they understood the urgency, they understood the requirement of the positions, और फिर उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए they devised the strategy कि आपने प्लानिंग के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग है, जो रिक्रूटमेंट करनी है, उसके अंदर दे यूज्ड दी टेक्नोलॉजी, और उसको एफिशिएंटली वो चीज़ों उसको जेल इन कर दिया। सो इसमें आप देखें, आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, एनवायरनमेंट को आपने कंसिडर किया, आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर किया, और फिर आपने देखा कि जिन लोगों को वो प्रॉब्लम आ रही है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, उनको आपने इनकरेज भी किया। सो ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और इसी से फिर they have very successfully they have basically been able to recruit 500 plus people in their organization. So here basically we conclude our this case study, और इस case study में हमने ये देखा कि अब रिक्रूटमेंट जो है वो किया में वो कैसे उन्होंने की, और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट क्या था इस केस स्टडी के अंदर कि जिससे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। So ये बड़ा एक important element है, need to understand that. So students, hope that you have understood the case study of Kia, और ये आप प्लीज़ दोबारा इसको देखिएगा, इसको दोबारा पढ़िएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़े से मुख्तलिफ 1-2 एंगल से भी हम डिस्कस कर लें, और आपके जहन में भी अगर कोई सवाल आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को मैं एड्रेस कर लूं, जैसे कि हम यूजुअली हर क्लास में करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, और आज के लेक्चर में हमने बेसिकली देखा स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हमने बात की, और इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हैं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में है, इंगेजमेंट में है, नॉलेज मैनेजमेंट में है, रिसोर्सिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिवॉर्ड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये अगर आप दोबारा मैं रेफ़र करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो मैं आपको वो डायग्राम भी दिखाऊंगा जिसके अंदर ये सारी स्पेसिफिक जो ह्यूमन रिसोर्स जो सिस्टम है उसके अंदर आपको ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको मिलेंगी, और इन एरियाज़ पे वो बेसिकली इफेक्ट होती हैं, और फिर ये आगे कहाँ से किस तरह जाके एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ हैं। और जैसे हमने देखा कि एम्प्लॉय रिलेशन के ऊपर, रिवॉर्ड्स के ऊपर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर, नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर, ये सब स्ट्रेटजीज़ जो हैं, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं बेसिकली टू गिव अ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट टू दी एम्प्लॉयज़, बेसिकली स्ट्रेटेजिक बेनिफिट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है वो आपको बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज दिलाएगा
on your competition. So students, here I conclude today's lecture. Thank you very much. Till the next lecture, अपना ख्याल रखिएगा और जो केस स्टडीज़ आपके पास नोट्स के साथ आई हुई हैं उनको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि it will be easy for you to understand then when we discuss the case studies. So till the next lecture, खुदा हाफिज़, God bless you, Pakistan Zindabad.